Assalamu alaikum, dear students. In this session, we'll be discussing about reproduction in living organisms. देखिएगा, reproduction in living organisms जो है ये हमें क्लास 12th के जो पहला चैप्टर है वो है reproduction in living organisms, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते जाऊं कि हम डिस्कस करेंगे जो पहला पेज एनसीईआरटी का है ना, उस पे लिखा गया है अबाउट पनामन महेश्वरी के बारे में. ठीक है, सो मैं डिस्कस करूं सबसे पहले पनामन महेश्वरी की बायोग्राफी के बारे में. पी महेश्वरी, इसकी बायोग्राफी जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँ. सर, जो पनामन महेश्वरी है सर, इनका जन्म होता है 1904 में. इनका जन्म होता है 1904 में और इनकी डेथ होती है फिर 1966 में. होता यह है बेटे, जो ये पनामन महेश्वरी है ये एक रिनाउंड बॉटनिस्ट है जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्लांट साइंसेस में. इनका जन्म होता है जयपुर के राजस्थान में. ठीक है, ये वहां से करते हैं कंप्लीट अपनी बेसिक एजुकेशन जो होती है क्लास 10th और 12th तक, ये वो कंप्लीट करते हैं राजस्थान में. लेकिन उसके बाद होता ये है बेटे, ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं. वहां से ये कंप्लीट करते हैं डिग्री इन साइंसेस. ठीक है, वहां पे क्या होता है, ही देयर ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन मिशनरी टीचर सर, जिनका नाम था विनफील्ड डजन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी बायोग्राफी के बारे में. विनफील्ड डजन एक अमेरिकन मिशनरी टीचर जो वहां पे बॉटनी ट्यूटर थे, उसने क्या कहा था, उसने एक दफा एक्सप्रेस किया था कि दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेसेस अहेड देन हिम, इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेसेस अहेड देन हिम, इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फिकेशन. किसने कहा था सर? सर, यही विनफील्ड डजन. ये कौन थे सर? ये वहां पे बॉटनी के ट्यूटर थे इलाहाबाद के कॉलेज में. सिंस महेश्वरी जो थे वो इनके स्टूडेंट थे, सो दीज वर्ड्स एनकरेज्ड महेश्वरी टू एनकेयर व्हाट ही कैन डू इन रिटर्न फॉर हिज टीचर. So he started taking more and more interest in the subject of botany. और अगर आप देखोगे उसका जो रिसर्च है, his areas of interest here, yes, I'll be writing over here. One is morphology. But second जो है that is embryology. Third is tissue culture. में भी इसका अहम योगदान रहा है. इंपॉर्टेंट बात बेटे ये है कि एम्ब्रियोलॉजी में ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, हु हैव पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स in solving the taxonomical problems. Who? This Panaman Maheshwari. The important thing is that he popularized, yes, I'll be writing here, he popularized the concept of embryological characters in solving taxonomical problems. So अभी के लिए जो दो बातें इंपॉर्टेंट है नीट के हवाले से वो ये सर कि सबसे पहली बात ये है कि उसका जो ये था, उसके जो मेंटर थे वो थे W. डजन. असल में क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं एक टेस्ट सीरीज चेक कर रहा था, वहां पे एक क्वेश्चन आया था. उन्हें ये लिखा था वहां पे कि ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन मिशनरी टीचर, और नीचे ऑप्शंस दिए गए थे. इसी हवाले से मैं ये चीज को पढ़ा रहा हूं. ठीक है, सो हमने ये बात सीखी कि विनफील्ड डजन है. दूसरा ये कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या किया उसने, ही पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन सॉल्विंग taxonomical problems. Is that clear? उसके बाद, since he have contributed a lot, he was honored with Fellowship of Royal Society of London, and then he was also honored with the Fellowship of Indian National Science Academy. Is that clear, bede? Now, उसके बाद होता ये है, apart from that, he have contributed a lot in the development of school education and has also contributed in bringing out very first textbook of biology for higher secondary schools, and then which was later published by NCERT in the year of 1964. और फिर 1966 में क्या होता है, he gets expired. So दो बातें यहां इंपॉर्टेंट आ गई. एक तो विनफील्ड डजन के बारे में, दूसरा ये कि पॉपुलराइज्ड किया क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स.
Is that clear? So this was something about Winfield Dodge. Now we will come to our topic, which is reproduction in living organisms. देखिएगा, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so you have to make sure that you will master each and every line of NCERT. Is that clear? And I will also try from my side that I will not left any stone unturned. Is that clear? Because NCERT जो है बेटे, I consider that this is the Bible for NEET examination. So we will try to understand each and every line of NCERT. Okay, now let's move further ahead. So basically, the topic I want to discuss is reproduction in living organisms. Reproduction in living organisms. पहला चैप्टर है क्लास 12th का, आसान चैप्टर है. इसमें क्या हम पढ़ेंगे बेटे? इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ साइकिल के, लाइफ स्पान के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है ना बेटे? दूसरा है जो कि हम पढ़ेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स. तीसरी बात हम क्या पढ़ेंगे सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड events that occur during sexual reproduction. Is that clear? So बेटे ये चैप्टर में हम 3 कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. पहला कॉन्सेप्ट है लाइफ स्पान के बारे में, दूसरा है सर asexual reproduction and its types. हाँ, तीसरा है sexual reproduction and the events that occur during sexual reproduction. अब क्या होता है बेटे, मेरी ओर फोकस कीजिए आप. अगर हम अर्थ पे देखते हैं, ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे क्या है बेटे? वी हैव लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, है ना? अगर आप देखोगे अभी के लिए जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की पेज नंबर 6 पे, वहां पे लिखा गया है that at present we have 1.7 to 1.8 million species that have been discovered and have been named scientifically. Is that clear? So अभी के लिए ऐसा नहीं है कि खाली उतनी है. Scientists are claiming it is ranging from 5 to 30 million. Is that clear? Because every year 15,000 species are discovered. So आप इमेजिन करो हमारे पास कितनी बायोडाइवर्सिटी है. बहुत बायोडाइवर्सिटी है ना बेटे? So जब मैं इस बायोडाइवर्सिटी को पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं they differ in morphology. Yes, I will be writing over here. Different morphology. They differ in morphology. Second, they differ in size as well. And also बेटे they have different lifespan. मैं ये बात बोला बेटे, देखिए मैं ये बात बोलता हूं जो हमारी अर्थ है वहां पे एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है. लेकिन जब मैं इस बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने की कोशिश करा तो मैं ये देखा कि वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी, दे डिफर इन देयर साइज, एंड थर्ड दे डिफर इन लाइफ स्पान एज वेल. For the time being, I'm concerned about this lifespan because this is the first concept that I want to learn. Is that clear, बेटे? So let's discuss now lifespan. जो lifespan होता है बेटे, देखिएगा lifespan. आप एक काम करें, आप अपने आगे जो है, आप अपने सामने एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए और अपनी एनसीईआरटी को रखो. मैं क्या करूंगा, मैं हर एक लाइन को डिकोड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है? एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आप देखना एवरी लाइन व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी. चेक करना. जो लाइफ स्पैन होता है बेटे, ये क्या होता है सर? इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड आता है बेटे उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं. मैं इस बात को लिखूं, इट इज टाइम पीरियड between time period from birth to natural death is called as lifespan. Natural death, that is called as lifespan. but ये lifespan जो होता है ये vary होता है from few hours to thousands of years. It varies, yes. The first point is that lifespan जो है ये vary होता है
फ्रॉम few hours to thousands of years, from few hours to thousands of years, thousands of years. अगर आप चेक करोगे अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पे, वहां पे ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, 14 ऑर्गेनिजम्स वहां पे है। वो 14 ऑर्गेनिजम्स को हमने याद रखना है कि नहीं? 14 ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लाइफ स्पान जो है वो हमने याद रखना है। लेकिन अगर आप चेक करोगे अपनी एनसीईआरटी, वहां पे 5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि एनसीईआरटी खुद लिखती है उनके लाइफ स्पान के बारे में, लेकिन और जो रिमेनिंग 9 है उनके बारे में मैं लिखवा दूंगा कि उनका लाइफ स्पान क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे देखिएगा। अब लाइफ स्पान जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का है वो कैसे मैं याद रखूं? 14 ऑर्गेनिजम्स है नियरली, चेक करना वहां पे। सो मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं एनिमल्स को लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा रेप्टाइल्स और एविल्स को, फिर इंसेक्ट्स को, फिर प्लांट्स को। ठीक है, कुल मिलाकर ये 14 आ जाएंगे। देखिएगा सो कैसे याद रखोगे बेटे? आप याद रखोगे सबसे पहले एलिफेंट का लाइफ स्पान, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा किसका सर? हॉर्स का लाइफ स्पान। तीसरा मैं लिखूंगा काउ का। चौथा मैं लिखूंगा डॉग का। ये चारों के चारों क्या है? मैमल्स है ना। सो एलिफेंट का आता है बेटे 92 इयर्स। ये वैरी होता है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती है। हॉर्स, सॉरी इट्स एक्चुअली 90 ईयर। लेट मी रेज इट ओवर हियर, फाइन, इट्स 90 इयर्स। अगर आप हॉर्स का देखोगे बेटे उसका है 62 इयर्स। अगर आप काउ का देखोगे 25 to 30 इयर्स। अगर आप डॉग का देखोगे 15 to 20 इयर्स। बेटे 2011 के एएफएमसी के एग्जाम में इसका क्वेश्चन बैठा है कि डॉग का लाइफ स्पान कितना है, वो है 15 to 20 इयर्स। उसके बाद हमने मालूम है कि क्रोकोडाइल का कितना है, जरा बोलो क्रोकोडाइल का कितना है? उसका है सर 60 इयर्स। अच्छा, टॉर्टिस का कितना है? उसका है 100 to 150 इयर्स। अच्छा, फिर पैरट का कितना है? पैरट का आता है बेटे 100 to 40 इयर्स। सर क्रो का कितना आता है? क्रो का आता है 15 इयर्स। कितने हो गए? 4 और 4 हो गए 8। लिखिएगा 1 और 2 लिखेंगे हम फिर। एक तो है आप बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, ऑर्थोपोड्स में आता है, इसका लाइफ स्पान है 1 to 2 वीक्स। अच्छा, फ्रूट फ्लाई, इसका कितना आता है बेटे? इसका कितना आता है? 3 to 4 वीक्स। कितने हो गए? 10 हो गए और 4 लिखने हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है, वो बेटे ये 5 है ना, ये 5 देखिए, ये जो हमारे पास ये 5 है इनके वो खुद देती है। सो इस हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इनको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे हम डिस्कस करेंगे। और कौन है सर? यस, आप प्लीज पहले इस चीज को स्क्रीनशॉट उठाएं, मैं आगे चाहूं फिर। ओके, और हमारे पास और 4 है जो प्लांट्स में है। सबसे पहले हमारे पास है बनाना, जिसका आता है बेटे 20 इयर्स। उसके पास है बेनिया, फिकस बेंगालेंसिस, इसका आता है 300 to 500 इयर्स। अच्छा, उसके बाद मेरे को आता है राइस, इसका आता है 3 to 4 मंथ्स। और आता है रोज, जिसका लाइफ स्पान है बेटे 10 इयर्स। बेटे ये याद रखना, ये 14 ऑर्गेनिजम्स जो है इनके जो लाइफ स्पान है ये सारे के सारे याद रख देना। ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में। ठीक है, सो हम ये बात बोल रहे थे कि सर जो लाइफ स्पान है वो लाइफ स्पान क्या है, ये वेरी होता है फ्रॉम फ्यू आवर्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और हमने देखा जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मेंशन है हमारी एनसीईआरटी में, उनके सारे लाइफ स्पान, उनके जो लाइफ स्पान है वो हमने देख लिया, वो हमने याद करना है। इससे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। आगे जाते हैं बेटे, दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं लाइफ स्पान के बारे में। पहला यह था कि लाइफ स्पान वेरी हो रहा है। दूसरा पॉइंट यह है बेटे कि लाइफ स्पान जो है इट्स नॉट रिलेटेड टू साइज, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, और आई कैन से इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैं इस बात को लिखूं कि लाइफ स्पान जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन
does not depend upon, yes, it does not depend upon size. अगर ऐसा होता सर कि ये साइज पे डिपेंड करता लाइफ स्पान, तो हमारे पास जो पैरट और क्रो है वो एक ही साइज के तो हैं, लेकिन लाइफ स्पान वेरी हो रहा है. देखिए, अगर पैरट को देखोगे बेटे, अगर पैरट को देखोगे, इसका लाइफ स्पान है 140 ईयर्स का, है ना. अगर आप क्रो को देखोगे, इसका लाइफ स्पान है बेटे 15 ईयर्स. अगर लाइफ स्पान साइज पे डिपेंड करता तो इन दोनों का जो साइज था वो एक जैसा था, दो दे हैव ऑफ सेम साइज, बट स्टिल देयर लाइफ स्पान वेरीज एंड वी सी हाउ मच इट वेरीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी एनसीईआरटी सेकंड एग्जांपल कोट कर रही है मैंगो एंड पीपल के बारे में. कहती है कि मैंगो और पीपल जो है इनका भी साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लाइफ स्पान वेरी हो रहा है. इसका लाइफ स्पान है 200 ईयर्स, इसका लाइफ स्पान है तकरीबन 2500 ईयर्स. ये चीज मेंशन नहीं है वहां पे, ये मैं खुद बता रहा हूं ये डाटा कि मैंगो का है 200 ईयर्स, पीपल का है 2500 ईयर्स. इस बात से, इस चीज से, इस डेटा से ये बात प्रूव हो रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर उनका साइज सेम भी होगा लेकिन लाइफ स्पान वेरी होगा. सो इससे हमने ये चीज निकाली कि जो लाइफ स्पान है इट्स नॉट रिलेटेड टू साइज. इज दैट क्लियर? तीसरी बात बेटे कि सर अगर लाइफ स्पान साइज पे डिपेंड नहीं करता तो फिर ये किस चीज पे डिपेंड करता? देखिए, देन द थर्ड पॉइंट विल बी, यस, द थर्ड पॉइंट विल बी इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग ऑफ नेचुरल डेथ. इट डिपेंड्स अपॉन, यस, द टाइमिंग ऑफ नेचुरल डेथ. हाँ जी, शाबाश. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग ऑफ नेचुरल डेथ. बेटे ये जो नेचुरल डेथ है इट इज सर्टेनिटी इन एवरी इंडिविजुअल, यानी नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, एवरीबडी हैज टू डाई. आई विल बी राइटिंग हियर दैट एवरी ऑर्गेनिज्म जो है हैज टू डाई. नोबडी इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, एनसीईआरटी लिखती है, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है बेटे वो जरा कौन कौन से किंगडम में आते हैं? हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो मोनीरा के किंगडम में आ पड़ेंगे सर. साथ ही साथ वो किंगडम प्रोटिस्टा में भी लाई करेंगे, है ना, क्योंकि किंगडम मोनीरा को हम बोलते हैं दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह लाई करता है, और किंगडम प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. सो हम ये बात बोले कि जो लाइफ स्पान है ये डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ नेचुरल डेथ पे. दूसरा हम ये बोलते हैं जो डेथ है इट इज सर्टेनिटी इन एवरी इंडिविजुअल, दैट इज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Why so? Because they undergo binary fission during which, क्योंकि जो अगर ये बेटे पेरेंट सेल है, ये कोई यूनिसेल्युलर सेल है, ये बाइनरी फिशन करके डिवाइड होगी दो डॉटर सेल्स में, और हम ये देखेंगे कि ये इट विल पास इट्स बॉडी टू इट्स डॉटर सेल्स. इज दैट क्लियर? अगर ये पास करती है अपनी बॉडी अपनी डॉटर सेल्स में, what is remaining left? Nothing. So what will die? Nothing. Is that clear? So we have now saw that it is exception is in unicellular organisms. Unicellular organisms सर वो क्यों नहीं मरते? वो मरते हैं लेकिन फेवरेबल कंडीशंस जो होती है ना, फेवरेबल कंडीशंस, उनमें क्या करते हैं? वो फिशन करते हैं. As a result of which they are immortal. So I will write here unicellular organisms are immortal. अच्छा मेरे को ये बात बताओ, अच्छा मेरे को आप ये बात बोलो, अगर बेटे मैं हूं या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अगर आप कितना भी कंडीशन उसके लिए फेवरेबल रखो ना, कितनी भी कंडीशंस फेवरेबल रखोगे ना उसके लिए, इवन इफ यू कीप एवरीथिंग प्रेजेंस, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर हिम, जो कि फेवरेबल है उसके लिए, उसके बने रहने के लिए, लेकिन सेटल देन क्या देखोगे? वो फिर भी उसको मरना है, वो फिर भी उसको मरना है. लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस, अगर सर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अगर आपने कंडीशंस फेवरेबल दे दी, फेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है? फूड दिया, टेम्परेचर ऑप्टिमम रख दिया, pH ऑप्टिमम रख दिया, तो होगा ये दे विल कंटिन्यूअसली डिवाइड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वोंट डाई.
इज दैट क्लियर? सो अगर बेटे आपसे ये क्वेश्चन आता है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे नीट वाला, तो लिखना, अगर एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव फिक्स्ड लाइफ स्पान, इनमें से किसके पास फिक्स्ड लाइफ स्पान नहीं है? द ऑप्शंस आर, yes, one is planaria, second is second is earthworm, third is E. coli, and the fourth is what we call as Pinus. So ये चारों में से राइट ऑप्शन कौन है? बेटे मैं ये देखूंगा कि फिक्स्ड लाइफ स्पान का मतलब कि कौन इमॉर्टल है इसमें, ठीक है? सो मैं ये चेक करूंगा इन चारों में से जिसके पास फिक्स्ड लाइफ स्पान नहीं है वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन चार ऑप्शंस में मेरे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैठा है वो है ई कोली. सो द राइट आंसर इज ई कोली. Is that clear? With this we have concluded the concept of life cycle, life span. लाइफ स्पान में हमने तीन चीजें देखी. देखिए, एक तो ये वैरी होता है, फिर ऑर्गेनिजम्स देखे, उसके एग्जांपल्स वगैरह, है ना. दूसरा ये देखा कि लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता. हमने प्रूव किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे पैरट और क्रो की एग्जांपल से हमने प्रूव किया. तीसरा ये था कि लाइफ स्पान जो है वो डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ नेचुरल डेथ पे. इज दैट क्लियर? ये चीजें हमने देखी लाइफ स्पान के बारे में. अब देखिएगा कि एनसीईआरटी पहले कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कनेक्ट करती है. एनसीईआरटी ये लिखती है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होती है, ईच ऑर्गेनिज्म, और आई कैन से एवरी ऑर्गेनिज्म जो है बेटे, एवरी ऑर्गेनिज्म जो है, एवरी ऑर्गेनिज्म डेथ सर्टन, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मरता है. लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है बेटे वो अपनी स्पीशीज को बनाए रखते हैं बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन. सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो अपनी स्पीशीज को इस धरती पे बनाए रखते हैं बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज reproduction. So next concept is to learn about what is this reproduction बेटे. So what is reproduction? इसकी जो डेफिनेशन है, जो सिंपल डेफिनेशन है, जो हम बचपन से पढ़े आए हैं, वो क्या है कि दैट रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस in which organisms produce offsprings of its own kind. सो रिप्रोडक्शन जो है बेटे ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद के जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. क्या बोला? कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन? सर ये रिप्रोडक्शन क्यों ये ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं? सो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा जो ये लगेगा title, that's purpose of reproduction. Purpose of, yes, reproduction. Purpose of reproduction beta. The first purpose of reproduction is continuity of life. ताकि जीवन जो है वो इस धरती पे बने रहे. वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर ऑर्गेनिजम्स आते इस धरती पे, उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन वो नहीं दिखाते तो होता ये वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर जाते हैं. लाइफ कहां होती? लाइफ क्या है बेटे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इजंट इट सो? सो लाइफ तब पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तब पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन होगी. सो पहला पर्पस बेटे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. दूसरा पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज.
ताकि स्पीशीज बनी रहे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देखिएगा बेटे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अगर आपको मालूम हो, हमने क्लास 10th में यह बात पढ़ी थी कि दैट्स रिप्रोडक्शन जो है, इट इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। It is not a life process. What do you mean by life process? Life process is a process without which an organism cannot survive. एक ऐसी प्रोसेस, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ये लाइफ प्रोसेस करने से कतरा गया, तो उसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन वगैरह है, वो लाइफ प्रोसेस होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है ना बेटे, इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो रिप्रोडक्शन ना भी करे, स्टिल ही कैन सर्वाइव। लिखिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटे, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर ये रिप्रोडक्शन ना भी करे तो ही कैन सर्वाइव, ही कैन सर्वाइव। लेकिन अगर एक स्पीशीज रिप्रोडक्शन करने से फेल हुई, देन द स्पीशीज को क्या होगा? स्पीशीज खल्लास, मींस खत्म हो जाएगी। अगर एक स्पीशीज जो है बेटे, यस, अगर ये रिप्रोडक्शन करने से फेल हुई, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाई, उसका मतलब स्पीशीज क्या बनी रहेगी? नहीं रहेगी। सो स्पीशीज का क्या होगा? स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट, आई कैन से। सो दो पर्पस अभी आए हमारे पास। एक तो है बेटे, वन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, द सेकंड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। Now the third thing is that it produces variations. Variations कैसे प्रोड्यूस होते हैं? Variations रिप्रोडक्शन के जरिए आते हैं। सॉरी, प्रोड्यूस वेरिएशंस। ये वेरिएशंस कैसी आती है सर? ये आते हैं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन से। ये वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशन मतलब फर्क। इज दैट, अगर वेरिएशन ना होती तो हम क्या होते? हम अपने माँ बाप जैसे होते हैं बेटे। सो वेरिएशन मीन्स फर्क, डिफरेंस। देखिएगा यहां, अगर मेरे पास ये मानो कि ये पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट है, इनने मैटिंग की, मैटिंग से ये आए ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स। Now, the difference between the offsprings and the parents and also among these offsprings constitute what we call as variations. इस variation के बारे में चैप्टर 5 में हम पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि variations क्या है असल में, ये कैसी आती है। अभी के लिए आप ये याद रखो कि variations क्या है? These are the differences between offsprings and parents and also among the offsprings. इनमें जो अंतर आएगा, इनमें जो फर्क आ जाएगा बेटे, उसको variations बोलते हैं। So can I say that variations जो है मेरे बेटे, they produce individuality, they produce individuality in living beings? Yes, I can say. They produce individuality. Yes, I will rub it over here. See here. They produce individuality in living beings. और हमें यह भी मालूम है कि दैट वेरिएशंस जो है ये एवोल्यूशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 3 पर्पस हमने रिप्रोडक्शन के देखे जो कि आपकी एनसीईआरटी लिखते हैं। पहला क्या सर? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ताकि लाइफ बनी रहे। दूसरा क्या सर? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज इस धरती पे बनी रहे। तीसरा क्या बेटे? वो ये था कि इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस एंड दैट प्रोड्यूसेस इंडिविजुअलिटी in living beings. I hope this is all clear now. Is that clear? So this is all about reproduction. अब बेटे होता ये है, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका डिफरेंट हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब होता है ऑकरेंस। डिफरेंट हैबिटेट, यस, एंड they have different physiology. Physiology का मतलब होता है functioning of the living organisms, है ना। So organisms जो हमारे पास होते हैं, they have different habitat and they have different physiology, and the type of reproduction that they show, that depends upon these 2 parameters. What are the 2 parameters? One is habitat, second is physiology. So the type of reproduction
type of reproduction that they show depends upon these two parameters. These two parameters. What are those parameters? Yes, please. One is called as habitat. Yes. Second is called as physiology. Physiology. Now the type of reproduction means whether asexual or sexual. Is that clear? हम ये बात बोल रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी ये बात लिखती है बेटे, चेक करना वहां पे, वो ये दिखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट हैबिटेट एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट फिजियोलॉजी. And the type of reproduction that they select, that depends upon these two parameters. One is habitat, second is physiology. Clear? So let's take now the type of reproduction. Is that? So the next thing, we are connecting each and every line of NCERT in a proper sequence. I hope आपको ये सारा clear हो रहा होगा बेटे. देखो हम क्या लेंगे आप, we will take now, that is types of reproduction. Types of reproduction. Now, based on whether the reproduction involves one parent or it involves two parent. Based on whether the reproduction involves one parent or it involves two parent, reproduction is of two types. Yes, what are they? One is called as asexual reproduction. Asexual reproduction. Second is called as what we call as sexual reproduction. In asexual reproduction, bete, you have single parent. In sexual reproduction, you have two parents. So, if we say the reproduction is of two types, ये किसके आधार पे है, ये किसके एतबार से है, ये डिपेंड करता है कि reproduction में कितने parents involve है. So, based on whether the reproduction involves one parent or it involves two parents, reproduction is of two types. Yes, what are they? One is asexual reproduction. Second is sexual reproduction. Now we will take the features of asexual reproduction और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम types लेंगे asexual reproduction के, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे sexual reproduction and then events. Clear? So अभी के लिए बेटे हम ले लेंगे asexual reproduction. Asexual reproduction जो है इसके features हम discuss करेंगे. देखिएगा मेरी ओर. Asexual reproduction, it's asexual reproduction. What are the features of asexual reproduction? Yes, please. The first feature that I will be discussing over is that it involves single parent. It involves single parent. Already I have quoted this. It involves single parent. Number second is that all divisions are mitotic. All divisions are mitotic. Mitotic bole to equational division. All divisions are mitotic. Let me summarize. Should I stop? Okay, I think I should stop it over here. Tomorrow we will take asexual reproduction and then its features. Thank you, God bless you, and stay here.